मूवी स्ट्राइक प्रस्तुत करता है हैंसल एंड ग्रेटल। डायरेक्टर है पिल संगयम और IMDb रेटिंग 6.7 है। युनजो एक सेल्समैन अपनी माँ से मिलने जा रहा है। रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया। उनके रिश्ते को 4 साल हो चुके हैं और अब वो प्रेग्नेंट है। पर युनजो अभी किसी तरह की बंदिश में बंधना नहीं चाहता। उसे अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। इसी बात पे दोनों की बहस हो रही है कि तभी युनजो का हाईवे 69 पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसे थोड़ी देर में होश आ गया। उसे दूर दूर तक इंसानों का छोड़ किसी जानवर पक्षी का भी नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। मदद के लिए वो जंगल की तरफ बढ़ा, लेकिन बेहोश होकर गिर पड़ा। रोशनी की आंखों में पड़ने से जब उसे होश आया, रात हो चुकी है। सामने एक 10 साल की बच्ची खड़ी है। युनजो ने पूछा, तुम इतनी रात इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर? मेरा नाम शिम है, यही पास में मेरा घर है। वो उसे अपने घर ले आई। घर देखकर युनजो को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना सुंदर घर इस जंगल के बीच कैसे। तभी शिम के पेरेंट्स युंगसिक और सोही भी बाहर आए। शिम 3 भाई बहन हैं, बड़ा भाई मानबुक और छोटी बहन हेजिन। युनजो की मरहम पट्टी की गई, जिसके बाद उसने टेलीफोन का पूछा। शिम के डैड ने कहा, लैंडलाइन कुछ दिनों से खराब पड़ा है, शिकायत दर्ज करा दी है, शायद कल तक कोई मैकेनिक आ भी जाए। रात वो वहीं ठहरा। अगली सुबह चाबी भरी खिलौने की आवाज़ से उसकी नींद खुली तो देखा पूरा कमरा खिलौने से बिखरा पड़ा है। जब ब्रेकफास्ट करने वो बैठा तो सिर्फ कपकेक्स, कुकीज़ इसी से प्लेट भरे हैं। उनके डैड ने कहा, कभी कभी बच्चे यही खाना पसंद करते हैं। युनजो को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने दोबारा टेलीफोन का पूछा, लेकिन मैकेनिक आने में अभी देर है। युनजो से और सब्र नहीं हुआ। उसने सबको अलविदा कह वहाँ से निकल गया। उसे निकले थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक सुबह से शाम होने लगी। घड़ी की तरफ देखा तो वो कब से बंद पड़ी है। अंधेरे में चलते चलते थका हारा घूम फिर कर उसी घर के सामने खुद को खड़ा पाया। अब उनके सामने वो शर्मिंदा बैठा है कि उसे एक और रात यहाँ बिताने दे। युनजो बोला, कल जब आप काम पे निकलेंगे मैं आपके साथ ही निकल पड़ूंगा। असल में ये जंगल इतना घना है कि सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं। युंगसुक बोला, मेरी तो ऑफिस की छुट्टियां चल रही है। फिर युनजो ने कहा, तो बाजार तो जाते होंगे आप सब। सोही बोली, वो दरअसल अभी हेजिन की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए हम कहीं आ जा नहीं रहे। तभी मानबुक बोला, मैं चलूंगा आपके साथ कल। युनसिक और सोही उसे घूरने लगे। कमरे में युनसो सोच रहा है, ना यहाँ मेरी घड़ी काम कर रही, ना ही टेलीफोन। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बरमुंडा ट्रायंगल में फंस गया हूँ। तभी पास वाले कमरे से किसी की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। कान लगा के सुनने की कोशिश भी की उसने। फिर जब बाहर जाकर देखा, बच्चों के मॉम डैड आपस में लड़ रहे हैं। सोही कह रही है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। योंगसिक बोला, मैं और कर ही क्या सकता हूँ। श्श, आहिस्ता बोलो, नहीं तो बच्चे सुन लेंगे। सोही बोली। तभी युनजो को लगा जैसे हॉल में कोई खड़ा है, शायद सिम है, मगर पलक झपकते ही वो आंखों के सामने से ओझल हो गई। फिर वो बच्चों के कमरे में गया। मानबुक ने कहा, शिम को नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो हमारे डैड भी नहीं हो। युनजो बोला, मुझे अपना बड़ा भाई जैसा समझो। पास सोई छोटी हेजिन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। अब रात में युनजो को सपने में 3 बच्चे दिखे जो शैतान जैसे लग रहे हैं। अगली सुबह उसे बच्चों की जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। उन्होंने एक चिट्ठी थमाई। लिखा है, हम कुछ दिनों के लिए काम से कहीं जा रहे हैं, तब तक युनजो बच्चों का ख्याल रखना। लव यू मॉम एंड डैड। लेकिन युनजो यहाँ और नहीं रुक सकता। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। सब उसकी चिंता कर रहे होंगे। बहुत सोचने के बाद उसने मानबुक से कहा, तुमने कल कहा था मुझे छोड़ आओगे, पर उसने मना कर दिया। हेजिन की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। युनजो ने निकलते वक्त कहा, शहर पहुंचकर मैं जल्दी किसी केयरटेकर को यहाँ भेज दूंगा। बीच रास्ते में उसे ज़मीन पर उगे कुछ फूल दिखे, बिल्कुल लाल रंग के, जैसे खून से सींचा गया हो। एक बार फिर वो उसी घर आ पहुंचा। उसने कहा, मुझे लगा जैसे जंगल में कोई और भी रहता है।
मानबुक बोला, ये हो ही नहीं सकता। फिर युनजो ने पूछा, फ़ोन बनाने वाला कब आ रहा है? मानबुक ने हंसते हुए कहा, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। अब देखो ना, जब फ़ोन ही खराब है तो सोचो हम किसी को कैसे बताएंगे कि हमारा फ़ोन खराब है। युनजो दौड़कर कमरे में फ़ोन ढूंढने लगा। पीछे तीनों बच्चे आकर खड़े हो गए और कहा, तुम हमें छोड़कर जाना ही क्यों चाहते हो? यहीं रहो ना हमारे साथ। अब यहाँ कमरे में बहुत सोचने के बाद युनजो उनके पेरेंट्स के कमरे में गया। शायद कोई सुराख मिल जाए कि वो अचानक कहाँ चले गए। कमरा अंधेरा और खाली है। कमरे के ठीक बीचों बीच की छत टूटी है। ऊपर कोई आवाज़ कर रहा है। युनजो टेबल पर चढ़कर सोने की कोशिश कर रहा। इतने में संतुलन खोकर नीचे गिर गया। मानबुक दौड़ता हुआ आया। मानबुक को ये बात बताने पे वो उसे वहाँ ले गया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखा। युनजो ने मानबुक से बाहर निकलने में मदद मांगी। उसकी माँ उसकी राह देखती होगी। तभी मानबुक उसे एक कागज़ पे जंगल का मैप बना हुआ देता है। शायद अब वो कल यहाँ से निकल सके। ये उसकी तीसरी कोशिश होगी निकलने की। पिछली बार शाम जल्दी हो गई थी, ये सोचकर आज वो जल्दी निकला, मगर रास्ते में बर्फबारी शुरू हो गई और तेज़ी से सारे रास्ते उनसे ढक भी गए। रास्ते में उसे एक दंपत्ति दिखे, डिकॉन और क्योंग। युनजो ने कहा, यहाँ से लौट जाओ, वापस चले जाओ। उन्होंने कहा, लेकिन हमें तो बताया गया है कि यहाँ एक घर है। किसने बताया? तभी ठीक पीछे उसे मानबुक खड़ा दिखा। युनजो उसे देखकर एकदम से घबरा गया। समय रहते यहाँ से भाग जाओ, कहते हुए वो चला गया। पहुंचकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। इतना बड़ा घर जहाँ बस ये बच्चे रहते हैं, माँ बाप पता नहीं कहाँ हैं, और वो उनका अंकल युनजो जो यहाँ से भागना चाहता है। क्यों की नज़र छोटी हेजन के गले में लटकी कीमती रंगीन पत्थरों पर पड़ी। यहाँ तो हर तरफ खजाना बिखरा पड़ा है, जिनका इन बच्चों को कोई इल्म ही नहीं। इतनी बर्फबारी में युनजो के हाथ में थमा कागज़ भीग चुका है। अब ना कागज़ के रास्ते समझ में आ रहे हैं, ना ही ज़मीन के। अचानक उसका पैर फिसला और वो थोड़ी दूर लुढ़क कर बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा है मानो जंगल को उसके आंख बंद करने की देरी थी। पेड़ों ने हरकत शुरू कर दी और पूरा आसमान ढक लिया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा पसर गया। जब होश आया, सामने वही घर है। गुस्से में वापस घर आकर युनजो बच्चों पे गुस्सा कर रहा, क्यों उसे यहाँ से नहीं जाने देते, लेकिन मेहमानों को देख चुप हो गया। उस दिन के बाद लगातार बर्फबारी हो ही रही है। बिना फ़ोन, कैलेंडर, घड़ी के गुजरते दिन का हिसाब लगा पाना मुश्किल हो रहा। एक दिन युनजो टीवी के सामने बैठा है, जिस पर हमेशा की तरह कार्टून चल रहा। पीछे डाइनिंग में बच्चे नए मेहमानों के साथ खाना खा रहे हैं। छोटी हेजिन ने क्योंग से उसे खाना खिलाने को कहा, जिस पे एक तो बार मना करने के बाद क्योंग उस पर गुस्सा हो गई। सच में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? उसे रोता देख मानबुक और शिम उठ खड़े हुए। तभी डिकॉन ने माहौल को संभाला। यहाँ बोर हो रहा युनजो टीवी का चैनल बदलने की कोशिश कर रहा, पर ये क्या, हर चैनल पे एक ही कार्टून है। पीछे केबल चेक करने जब वो उठा, हक्का बक्का रह गया। टीवी तो स्विच बोर्ड से कनेक्ट ही नहीं, फिर भी टीवी ऑन कैसे है? यहाँ डिकॉन की बुरी नज़र शिम पर है और अंदर क्योंग बच्चों के कमरे से उनके कीमती गहने चुराने की कोशिश कर रही है। युनजो ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसके जाने के बाद उसे बक्से पे दबी एक किताब दिखी, जिसके कवर पे हेंसल एंड ग्रेटल लिखा है और अंदर तीनों की तस्वीर है। तभी मानबुक ने आके उसे किताब छीन ली और बदतमीजी से उसे उसकी चीज़ें छूने से मना करने लगा। गुस्से में युनजो ने उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर में मानबुक के कपड़े से धुआं निकलने लगा और युनजो का हाथ जल गया। बीच में शिम ने आकर कहा, इसे गुस्सा मत दिलाओ। इसके बाद युनजो वापस वहीं आया जहाँ पहले उसे आवाज़ें आई थी, और इस बार उसे वहाँ डरी सहमी छुपी सोही मिली, बच्चों की माँ। उसकी लाल आंखें जैसे हफ्तों से नहीं सोई। वो बोली, हम उनके माँ बाप नहीं हैं। एक दिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, फिर हेजी हमें यहाँ लेकर आई।
उस दिन के बाद से कितनी कोशिश की लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाए। उस रात वो मेरे पति को ले गई और तब से मैं यहाँ छुपी बैठी हूँ। बच्चों को इस बारे में मत बताना। यहाँ जो एक बार आ गया तो कोई नहीं निकल सकता। और नज़र हटाते ही वो गायब हो गई। युनजो उसे आवाज़ देने लगा, मगर ये छत भी उसी जंगल की तरह एक भूल भुलैया है। तभी मानबुक उसे वहाँ खड़ा मिला। यहाँ क्योंग की अंगूठी कहीं गायब है। उसे बच्चों पे शक है। वो बारी बारी सबसे पूछ रही है, उन्हें धमका रही है। जब कोई जवाब नहीं मिला उसने छोटी हेजिन को थप्पड़ मारा। वो रोने लगी। बीच में इंजो ने आकर उनका बचाव किया। अचानक छत से लटकती झूमर क्योंग के सर पे गिरते गिरते बची। मानबुक गुस्से में अपना आपा खो बैठा और क्योंग का दम घुटने लगा। दोनों बहनों ने मिलकर मानबुक को रोका। ये सब देख युनजो को भी विश्वास हो गया कि कुछ तो अजीब है इन बच्चों में। अब बाहर क्योंग डिकॉन को जो जो उसके साथ हुआ वो सब बता रही है। ये जगह श्रापित है, वो बच्चे नहीं शैतान है। लेकिन डिकॉन की आंखों में तो लालच का पर्दा चढ़ा है। उसने क्योंग की बातें सच नहीं लग रही, बस वो यहाँ से निकलने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है। मौका पाकर युनजो वापस छत गया, मगर इस बार किसी टूटे मिट्टी की गुड़िया की तरह सोही एक कोने में ढेर पड़ी मिली। अगली सुबह युनजो बागीचे में मायूस बैठा है। हेजिन ने उसे एक कहानी सुनाने की जिद की। उसने बताना शुरू किया। एक राजा, रानी और उनका छोटा सा राजकुमार था। फिर एक दिन राजा मर गया। रानी भी बीमार रहने लगी। उसने राजकुमार को एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ सिर्फ बच्चे रहते हैं, मगर वहाँ का मास्टर एक बहुत बुरा आदमी था। वो उन्हें खाना नहीं देता, उन्हें मारता। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। उसे एक राजकुमारी पसंद आई। अब वो राजकुमारी माँ बनने वाली है। इधर राजकुमार की माँ की तबीयत खराब है। उन्हें राजकुमार की ज़रूरत है। लेकिन एक दिन राजकुमार के साथ दुर्घटना हो गई और उसे जंगल के बीच एक प्यारी सी परी मिली। वो उसे एक सुंदर से घर में ले आई, लेकिन अब उसे जाना होगा। तभी मानबुक ने हेजिन के गले में एक अंगूठी लटका दी, जिसे देख युनजो पहचान गया वो क्योंग की है। फिर उसने कहा, शायद अब वो परियां नहीं चाहती कि राजकुमार कहीं भी जाए, और उन दोनों ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इधर डिकॉन ने देखा कि उसके सूटकेस से सारे पैसे और क्योंग की वो अंगूठी गायब है। वो समझ गया कि क्योंग उसे चकमा देकर भाग गई है। जब युनजो ने उसे समझाने की कोशिश की कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, जिसका हमें पता नहीं, डिकॉन नहीं माना, क्योंकि उसकी नज़र तो अभी इस घर पे है। वो बोला, इतनी बड़ी जायदाद के मालिक ये बिन माँ बाप के बच्चे ही तो हैं। ज़रूर इनके माँ बाप इनके लिए काफ़ी सारा धन दौलत छोड़कर गए होंगे, और इन छोटे और कमज़ोर बच्चों से ये सब हथियाना कौन सी बड़ी बात है। डिकॉन ने चाल चलनी शुरू कर दी। वो बच्चों से मीठी मीठी बातें कर रहा, उन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है। एक रात युनजो ने मानबुक को कहीं जाते हुए देखा। उसने उसका पीछा किया। घने जंगल में उसे एक नीले रंग का दरवाज़ा दिखा, लेकिन कोई दीवार नहीं है। मानबुक दरवाजे के अंदर से होकर जब वापस चला गया, फिर युनजो ने वो दरवाज़ा खोला। अंदर धूल और मकड़ी के जालों से भरा एक पुराना सा कमरा। मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा घर भर कर फाइलें रखी है। एक फाइल निकालकर उसने देखा, मेरे नए मम्मी पापा। उसमें सोही और योंगसुक का जिक्र है। उसमें बताया है, नए मम्मी पापा यहाँ से जाना चाहते थे, लड़ते रहते थे, उन्हें हमसे कोई प्यार नहीं था। और फिर वो कैसे मरे इसका भी फाइल में जिक्र है। जहाँ युनजो ने वो खून जैसे लाल फूल देखे थे, योंगसुक वही दफन है, और घर की छत पे सोही। और भी यहाँ जो जो आए वो सब मारे गए। लेकिन वो तो सिर्फ बच्चे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर उसे एक और फाइल मिली, जिसमें उन तीनों बच्चों की असली जन्म तारीखें लिखी है। मानबुक 1959, शिम 1960 और हेजिन 1965। इंजो को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे मुमकिन है। वो घर की तरफ भागा। इधर डिकॉन मानबुक से कह रहा है, तुम लोग कोई आम बच्चे नहीं हो, तुम ही लोगों ने अपने माँ बाप को मारा है। मैंने भी मारा था जब मैं 10 साल का था। बताओ, कहाँ रखा है जायदाद के पेपर्स।
चुपचाप मुझे वो दे दो और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जब वो नहीं माने, उसने मानबुक को चाकू से चोट पहुँचाई, लेकिन मानबुक के एक इशारे पे वो ज़मीन पर तड़पता हुआ गिर पड़ा। उसी वक्त इंसो वहाँ पहुँचा और उनकी सच्चाई पूछने लगा। आखिर कौन हो तुम? शिम बोली, बहुत बहुत पहले की बात है। यहाँ एक बच्चों का अनाथालय हुआ करता था। यहाँ का फादर हम बच्चों पे बहुत अत्याचार करता था, मारता पीटता, कई कई दिनों तक खाना नहीं देता, बंद कमरे के पीछे लड़कियों से बदसलूकी करता। यहाँ जीने से अच्छा था कि हम मर जाते। फिर क्रिसमस आया और हमारी दुआ कबूल हुई, हमारी तकलीफ़ों का अंत हुआ। सांता क्लॉज ने हमें एक एक तोहफा दिया। हेजन को एक चॉकलेट्स का डब्बा दिया और कहा, तुम्हें आगे से कभी खाने की कमी नहीं होगी, बस ख्वाहिश करना और वो हाजिर हो जाएगा। शिम को हैंसल और ग्रेटल की किताब दी, जिसमें वो जैसा जैसा लिखेगी वो अपने आप होता चला जाएगा, और मानबुक को उनके रक्षा करने की ताकत, अपने दिमाग में वो जिसे चाहे सज़ा दे सकता है। एक रात हमने देखा फादर बोरे में किसी बच्चे को भरकर बहुत मार रहे हैं। अब हमारी बारी थी, लेकिन हमने उनका काम तमाम कर दिया और तब से हम यहाँ रह रहे हैं। जब भी कोई जंगल में खो जाता, हम उसे यहाँ ले आते ताकि हम उनके साथ रह सके। लेकिन सभी बुरे हैं, तुम भी तो यहाँ नहीं रुकना चाहते। युनसो ने कहा, बच्चों, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, ये असल दुनिया नहीं है। ऐसे तो तुम हमेशा यहीं फंसे रहोगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। युनसो की माँ और प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड उसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो इन बच्चों का दर्द भी समझता है। बड़े लोग बुरे हैं, वो इस बात से इतनी खौफज़दा है कि कभी बड़े हुए ही नहीं। उन्होंने यहाँ अपनी खुद की दुनिया बना ली है, जहाँ वो सुरक्षित है लेकिन कैद है। युनसो रोते हुए कहने लगा, मुझे जाने दो, जहाँ मेरी दुनिया है। शिम ने उसे उसकी कहानी की किताब दी, जिसमें वो उनका हीरो है। फिर रोते हुए शिम ने उसे गले लगाया, कहा, मुझे तुम पसंद हो, जला दो, तुम्हारी यादों की ये किताब जला दो, फिर न तुम हमें याद रहोगे, ना हम तुम्हें रोक पाएंगे। युनसो ने तुरंत वो किताब जला दी। जलती हुई किताब के सामने तीनों बच्चे उसे अलविदा कर रहे हैं। जब उसे होश आया, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। वहाँ न कोई घर है न बच्चे। वो उसी समय में पहुँच गया जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी है। समय बीता, वो अब शादीशुदा है और एक बच्चा भी है, मगर ना जाने क्यों गहरे नींद में देखे सपने की तरह उसे वो बच्चे याद है, वो घर याद है, जिसके होने का उसके पास कोई सबूत नहीं। क्रिसमस की शाम उसे तोहफों के बीच एक किताब मिली। सारे पन्ने खाली हैं और आखिरी पन्ने में 3 बच्चे के ड्राइंग बने हैं। उसे यकीन हो गया वो सपना नहीं, सच में है। बच्चों के द्वारा बनाई गई एक जादुई दुनिया। बाहर वही 3 बच्चे खड़े थे, जो अब हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट गए, जहाँ वो सुरक्षित है, खुश है, और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।